हेडिंग समझ में आया? हेलो, समझ आ गया। चैप्टर में हम लोग क्या के बारे में पढ़ने वाले हैं? सर हाँ, तो चैप्टर सवेरे हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है वो तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट्स, यही पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे है, पहेली एंड भुजो went on vacation to many places of interest. Once a trip took them to the river Ganga in Rishikesh. कहाँ कहाँ पे वो लोग घूमते हैं देखो, अपने इच्छा, इंटरेस्ट, अपने स्वयं की इच्छा मुताबिक वो लोग वेकेशन छुट्टी में बहुत से जगह घूमे थे। उनमें से एक ट्रिप था गंगा नदी, गंगा रिवर, जो कि ऋषिकेश में मौजूद है। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस, और हमें यह भी पता चलता है कि गंगा रिवर हिमालय से निकला हुआ है। वेर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड था। दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, और उस क्लाइमेट में, उस एनवायरमेंट में बहुत से पेड़ देखने को मिले थे उस पहाड़ियों में, जैसे कि ओक्स, पाइन्स, देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। अब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला हमें लैंड का, एक हो गया माउंटेन रीजन, दूसरा हो गया प्लेन रीजन। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो प्लेन रीजन में जो ट्री पाए जाते हैं वो एक्चुअली अम्ब्रेला शेप के होते हैं, अम्ब्रेला शेप। ओके, यस सर। बट द ट्रीज फाउंड ऑन माउंटेन रीजन्स आर कोन शेप, ऐसे कोन शेप पाए जाते हैं। तो ये यस बोला, सर। in yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. ये तो था हिमालय कोल्ड रीजन का। अब दूसरा ट्रिप उनका था राजस्थान। राजस्थान एक डेजर्ट है, तो जहां पे वो लोग केमल में ट्रैवल किए थे। होल डेजर्ट, हॉट डेजर्ट में, गर्मी, रेत, जो रेगिस्तान है उसमें वो लोग केमल्स के जरिए ट्रैवल किए थे। they collected different kinds of cactus plants from this trip. तो यहाँ पे हमें जानने को मिला कोल्ड एरिया में ओक्स, पाइन्स, देवदार मिलते हैं, जबकि डेजर्ट एरिया में आपको कैक्टस प्लांट देखने को मिलेगा, कैक्टस। समझ में यस आया? सर। फाइनली they went on a trip to Puri, हमारे उड़ीसा के पुरी में पहुंच आए, and visited the sea beach, और वहां पे आपको मिलेगा सी बीच dotted with केसु, हाँ, कसुआरीना, और केजुआरीना बोल सकते हो। दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट, केजुआरीना, KCASUARINA, केजुआरीना ट्रीज। While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms, living organic creatures of various kinds. तो वो लोग अलग अलग 3 जगह घूमे। कहाँ कहाँ घूमे? सबसे पहले गंगा रिवर्स, जहाँ ऋषिकेश, ऋषिकेश घूमे, that is located on Himalayas mountains. Then after that they have visited Rajasthan and finally reached the Puri. So 3 different places and found different types of living organisms. ये क्लियर है इंट्रोडक्शन? यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। They try to think of place on earth where there may not be any living creatures. वो लोग ऐसी जगह सोचने लगे जहां पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं पाए जाते। भुजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, अपने घर के आसपास को वो सोचने लगता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर भी। he tried the cupboards, अपने अलमीरा, जो कपबोर्ड्स है उसमें भी ढूंढने लगता है। he had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. वो अपने आसपास के बारे में सोचता है कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है कह के। घर के अंदर भी देखता है, कॉप बोर्ड भी जाके देखता है, तो देखता है कि वहां पे छोटा सा चीनी स्पाइडर मौजूद है वहां पे। तो
इससे हम लोग क्या क्लियर हुए, कंफर्म कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह मौजूद है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस। घर के बाहर भी ऐसा कोई जगह नहीं मिलता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। He could think of that did not have living creatures of some kind or other. Paheli started thinking and reading about faraway places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. Do you know volcanoes? Hello? Yes, sir. Do you know volcanoes? Yes, sir. वोल्कानोस होता है जहाँ पे लावा निकलते हैं। लावा समझते हो? Yes, sir. हाँ, जहाँ पे लावा निकलता है ना मिट्टी के अंदर से, धरती के अंदर से, उस वो जो गड्ढा बन जाता है, ये गड्ढा इसको बोलते हैं वोल्कानोस। तो ये बहुत ही गर्म रहता है, बहुत तपती रहता है। यहाँ पे गर्म लोहा निकलता है, गर्म मेटल्स, गर्म एनीथिंग वो निकल के यहाँ पे ऐसे चारों ओर फैल जाता है। तो इस गर्मी में भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, मौजूद होते हैं हर जगह। तो ये था इंट्रोडक्शन। बहुत ही तो वो तो मर जाएंगे। तो वही बात, तो उसी को वो पढ़ी हुई थी पहली कि पीपुल हैव इवन फाउंड, लोगों को मिला टाइनी लिविंग, छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो है जीव हैं, छोटे जीव मिले थे उनको। कहाँ पे? ओपनिंग्स ऑफ वोल्कानो, जहाँ पे वोल्कानो निकलता है, यहाँ पे उतना गर्मी सह करके भी वहां पे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। ठीक, तो इससे हम लोग को बस यही कंक्लूड करना है कि living organisms are found on everywhere, every type of climate, every type of environment. Okay? Yes, sir. So let's start the first bit, organisms and the surroundings where they live. Organisms जो living organisms हैं और उनके चारों ओर जहाँ पे वो लोग रहते हैं, यानी कि उनका environment, सीधी बात बोले तो अब देखो यहाँ पे और क्या सोचते हैं वो लोग। Another thought that occurred to Paheli and Bhujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लोग घूमे थे, हिमालयस घूमे थे, राजस्थान घूमे थे और पुरी घूमे थे। जैसे कि वहां पे वो लोगों को मिला डेजर्ट हैड कैमल्स, रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं। माउंटेन्स एंड द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पहाड़ियों में बकरी और ये जो गाय, याक, बन भैंसा भी बोल सकते हो आप लोग, ये Yes, sir. गोट्स एंड याक पाए जाते हैं वहां पे। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स, क्रैब्स यानी कि केकड़े। यस, डू यू ईट क्रैब्स? No, sir. Okay. On the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. तो ये तो हुआ डिजर्ट में केमल, माउंटेन में गोट एंड याक और पूरी में आपका हो गया क्रैब्स और फिश। लेकिन कुछ ऐसी हैं, देखो यहाँ पे seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. हर जगह में चींटी पाए जाते हैं, ants, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, चींटी हर जगह में पाए जाते हैं, चाहे ठंड हो या पहाड़ी हो या आपका सी बीच हो। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of other regions. पौधों में भी बहुत डिफरेंट यानी कि भेद पाया जाता है। जो पौधा हमारे यहाँ पाया जाता है और जो पौधा पहाड़ियों में पाया जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स? तो ये चारों और जो है उनके बारे में आप क्या बोलोगे? इट इज डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग इलाकों को लेकर। वेयर दिस द सेम?
क्या वो लोग सब एक ही तरह क्लाइमेट, एक ही तरह सभी रीजन सेम है क्या? नो। नो सर। कोई कोल्ड है तो कोई हॉट ह्यूमिड है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, इसको आपको करना है, पढ़ना है, पढ़ लेते हैं क्या करना है। लेट अस स्टार्ट विथ ए फॉरेस्ट। जंगल की बात से शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। पहाड़ जंगल में आप लोग क्या क्या प्लांट्स पा सकते हो, देख सकते हो, क्या क्या आप एनिमल्स हो सकते हो वहां पे, और क्या क्या चीज हो सकता है, ये सबको सोचना है, लिस्ट करना है उनको। कलम 1 टेबल 9.1। 9.1 टेबल कहाँ है? ये रहा। इन द फॉरेस्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो इन द फॉरेस्ट में क्या मिलता है, कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट, इसको सबको नोट करते चलना है। यस सर। ये फिल करके आना। ओके, मैं पढ़ के बता रहा हूँ अभी। टेबल 9.1 आपके लिए टास्क है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर आल्सो shown in the table. So you can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, you can't take the help of any other person. You can read this chapter thoroughly and you can also write the examples here. इस चैप्टर में जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, उसको भी आप इस टेबल में प्लेस कर सकते हो, बोला है इसमें। ओके, यस सर। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बातचीत करो, पेरेंट्स, अपने पालकों से बातचीत करो, एंड टीचर्स, इवन इफ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फाइंड मोर एग्जांपल्स टू फिल द टेबल्स। तो सबसे बढ़िया तो होता है इंटरनेट पे सर्च करो, है कि नहीं? यस You यस can सर। also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. सबसे बढ़िया होगा लाइब्रेरी से कोई बुक उठा लो, जो बुक एनिमल्स के बारे में हो, प्लांट्स के बारे में हो, या मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स के बारे में हो। आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हो। यस सर। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. तो कोशिश करो बड़ा वाला पौधा भी इसमें हो, छोटा वाला भी हो, और सभी कॉलम्स को आप फिल कर सको, जितने भी कॉलम्स दिया हुआ है इसमें। सो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी विल फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। ऐसे कौन से वस्तु पाएंगे जो ना ही कोई एनिमल्स होगा या ना ही कोई प्लांट्स होगा। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियां, और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक योर बोन्स, हड्डियां। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, अलग प्रकार की मिट्टी भी पा सकते हैं, एंड पीबल्स, मोतियां भी पा सकते हैं। वाटर इन द ओशंस में हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व, पानी के अंदर में सॉल्ट डिजल्व होकर रहता है। इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स। तो सी में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए जा सकते हैं। माउंटेन में भी अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जा सकते हैं। अलग अलग एरिया में ड्राई लीव्स या बोन्स भी पाए जा सकते हैं, जिनको हम लोग इंक्लूड भी करेंगे प्लांट्स या एनिमल्स में। तो ये कुछ नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कैसे करना है, क्या सब नहीं करना है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, as we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1. जितना लाइन दिया है उतना में आप सीमित मत रह जाना, इसमें और आगे बढ़ाते जाना है, बोला है वो। Keep adding. यस सर। We will discuss the table as we travel through many more interesting places. जिस जगह पे हम लोग घूमे हुए हैं उसके हिसाब से टेबल पे डिस्कस करेंगे। तो टेबल में क्या क्या कलम है देख लेते हैं। पहला हो गया इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन कौन से पाए जाते हैं, पहाड़ियों में कौन कौन से पाए जाते हैं, डेजर्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं, और सी में कौन कौन से पाए जाते हैं, या दूसरे ऐसा कोई जगह जहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पे लेते हैं, फॉरेस्ट में हम लोग मंकी पा सकते हैं, बहुत कॉमन है। माउंटेन में हम लोग गोट पा सकते हैं, याक पा सकते हैं, जो कि बुक में से मिला हमें। डेजर्ट में केमल मिलता है, कैक्टस मिलता है। सी में कौन कौन सा पाया जाता है, सी में फिश पाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। यस सर। एनी अदर में कोई भी जगह, दूसरे जगह में हम लोग का स्पाइडर मिलता है, होम पे मिलता है कि नहीं स्पाइडर।
तो यस ऐसे सर। आपको सभी को फिल करते जाना है। ओके, समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। हैबिटेट यानी कि रहने की जगह बोला था। एडाप्शन, इसे हम लोग एडाप्शन भी बोलते हैं, एडाप्टेशन या एडाप्शन। एडाप्टेशन इज करेक्ट स्पेलिंग होगा इसमें। तो एडाप्टेशन यानी कि क्या होता है, रुको एक मिनट का वर्ड, मतलब जैसे स्थिति में वैसे बनना। इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग देखते हैं, रुको एक मिनट। उड़िया में तो पता है, हिंदी में नहीं पता। आपको पढ़ाया होंगे तो बताया होंगे, तो बताओ, पता है तो। यस सर। आपको बुक को तो बार बार पढ़ना चाहिए। जितने भी नए वर्ड्स हैं जिनको आपको नहीं आता वो सबको अपने टीचरों से शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए। इवन इफ मी ऑल्सो। यस सर। अनुकूलन बोला है, जैसे परिस्थिति में वैसे बनने को बोलते हैं अनुकूलन। अब हाथी को आप पानी के अंदर में रखोगे तो बेचारा को बुखार होगा कि नहीं? यस सर। और मछली को तो बाहर में रखोगे तो तुरंत मर जाएगी। तो जो जैसा बना है ना, जैसे स्थिति में जैसे परिवेश में वैसे ही वो लोग मतलब बने हुए हैं वैसी स्थिति में रहने के लिए, तो उसको कहते हैं एडाप्टेशन, अनुकूलन। मछली में मतलब उसके बॉडी में स्केल पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? ताकि वो पानी के ठंडाई को बर्दाश्त कर सके। तो वो होता है उसका एडाप्टेशन। तो यस देखते हैं। सर। What do you find from the plants and animals listed in activity? क्या मिला आपको इस लिस्ट से? Did you find a large variety in them? क्या आपको बहुत भिन्नताएं मिला क्या? Look at what you have entered in the column for the desert and column for the sea in table 9.1. तो desert और sea को पहले कंपेयर करके देखो, sea and desert। तो डेजर्ट में जो कैमेल होता है उसका चमड़ी बहुत मोटा होता है, उसका पाँव गोल गोल का होता है ताकि रेत उसमें न घुस जाए। और ये पानी बहुत कम पीता है, इसमें पानी ही चाहिए सी वालों में, है कि नहीं? यस सर। तो डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम्स? बहुत वेराइटी, बहुत डिफरेंशिएशन, भिन्नताएं पाए जाते हैं डेजर्ट और सी में। जमीन आसमान फर्क है, क्योंकि एक पानी वाले हैं एक बिना पानी वाले हैं, है कि नहीं? So what are the surroundings like in these two regions? तो उनका सराउंडिंग्स क्या हो सकता है? डेजर्ट में सराउंडिंग, सी में सराउंडिंग। इन द सी की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। सेलाइन मीन्स नथिंग योर सॉल्टी वाटर, याद रखना है इसको। सेलाइन मीन्स सॉल्टी। यस सर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजर्व इन वाटर। बहुत से जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जो एनिमल्स अंडर वाटर रहते हैं ना, उनको एक्वाटिक कहा जाता है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जल में निवास करने वाले प्राणी, जलचर, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलता है? एयर उनको कहाँ से मिलता है? जो एयर वाटर में डिजल्व होकर रहता है, घुल मिल के रहता है मिक्सचर में, मिक्सर के फॉर्म में रहता है ये, उसको वो लोग यूटिलाइज करते हैं। यस सर। तो पानी में जो हवा घुल मिल के रहता है उसको वो लोग यूटिलाइज करते हैं, ऐसा सिस्टम उनके बॉडी में बना हुआ है। कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ फिश व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेथ इनसाइड द वाटर? सर। Can you tell me the names of body parts of fish which is used to breathe or inhale air in water? फिश के कौन से हिस्सा पानी के अंदर में उनको सांस लेने में छोड़ने में मदद करता है? Ủa hả? Tôi thấy hả? À, gì? सर गैलेक्सी। ठीक से बोलो। सर गैलेक्सी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
गालसी सर। स्पेलिंग सर उड़िया में है। ओहो सॉरी सॉरी, ऐसी बात है, ठीक। गालिसी, क्या बोल रहे हो कि? सर गालसी। गालसी, यस यस करेक्ट, उड़िया में ठीक है। ओके, उसी को इंग्लिश में गील बोलते हैं। देखेंगे ये सब, सबका अलग अलग पार्ट होता है, मछलियों में ये पाया जाता है। आप देखे होगे भी, इसको दिखा देंगे, ठीक है। पहले भी पढ़ लेते हैं। तो ये होता है उनका ऑक्सीजन यानी कि एयर को लेने के लिए मछलियों में गिल पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। यस सर। जैसे कि आपका फ्रॉग है, फ्रॉग वाटर में रहता है, स्नेक वाटर में रहता है, क्रैब वाटर में रहता है, सब में ये गिल नहीं पाए जाते। ये स्पेशली फॉर फिश है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। ये तो सी के बारे में था, उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, और वो पानी Yes, हम लोग sir. का मीठा पानी नहीं होता, वो खारा पानी होता है, सेलाइन वाटर होता है। बट डेजर्ट की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। देखो, एक ऐसी जगह है, देखो, दिन में बहुत गर्मी होता है और रात में बहुत ठंडा ही होता है, बहुत ठंडी होता है वहां पे। तो बहुत गर्म भी होता है और बहुत ठंडी भी होता है। हेलो। Yes, sir. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, वो लोग अपने सराउंडिंग से एयर लेते हैं, सराउंडिंग से ब्रेथ करते हैं। उनको पानी के अंदर से जरूरत नहीं होता, उनका बनावट हम लोगों की तरह होता है, हम लोग ये सब बाहर से लेते हैं। तो ये तो था सी और डेजर्ट के बारे में। कुछ कुछ समझ में आया? Yes, sir. The sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kind of plants and animals in these two regions, isn't it? ठीक है। So let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and fish. The body structure of camel helps it to survive in the desert conditions. Camels have long legs which helps to keep their bodies away from the heat of the sun. They excrete small amount of urine. Their dung is very dry, or only dry. Their dung is dry, and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. ये तो आप सुने रहे होंगे और जानते भी होंगे। कैमल के बारे में सुने हो कि नहीं? Yes, sir. कैमल क्या करता है, बहुत कम यूरिन करता है, बहुत पसीना ही उसको छूटता नहीं, पसीना ही नहीं आता उसको। और उसका जो Yes. हाँ, एक बात और कहा गया यहाँ पे, हाँ, डोंग, DUNG, डोंग, डोंग यानी कि गोबर। कैमल का जो गोबर होता है उसमें पानी ही नहीं होता, सूखा सूखा होता है। कहने का मतलब है Yes. वाटर बहुत लेस लॉस होता है उनके बॉडी से, वाटर बहुत कंजर्व होके रहता है, स्टोर होके रहता Yes, sir. है। तो अब पानी के बचत करके रखता है, तो कैमल वो आराम से सरवाइव करता है। और उसका बॉडी लॉन्ग लेग क्यों होता है? उसका बॉडी ना रेत से दूरी बना के रखे। रेत जब गर्म होता है ना, बालू, तब उसका हीट का वो आएगा, क्या बोलते हैं आपका, ये वाला रिफ्लेक्शन, गर्मी की लौ Yes. आएगा इसमें, तो उससे दूरी बना के रखता है ये। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे बस हल्के से एक नजरिया हमको मिला कि कैमल का वैसे बनावट क्यों होता है, ताकि वो गर्मी से बच के रहे। क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. Let us look at different kinds of fish. Some of these are shown in figure 9.3. So where is figure 9.3? This is figure 9.3. आप एक्वेरियम में देख सकते हो वैरायटी ऑफ फिश। और ये कैमल्स देखो, रियल में तो कैमल देखे होगे ना, Yes, sir. देखियो। राइड किया हो कभी कैमल राइड? Yes, sir. की हूँ।
अरे वाह, गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे। Some of these are shown in figure 9.3, ये हो गया। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? जितने भी मछली है, सभी मछलियां अलग अलग दिखती है, लेकिन सबका शेप एक ही प्रकार का है। All the ones shown here have the streamline shape, और इस शेप को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन याद रखना, इसको हम लोग पढ़े थे क्या कहीं पे? स्ट्रीमलाइन यस सर, एरोप्लेन बॉडी का, मूवमेंट। हाँ बॉडी मूवमेंट में स्ट्रीमलाइन पढ़े थे, करेक्ट। स्ट्रीमलाइन शेप होता है मछली का, दैट वाज Yes. डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, हाँ बॉडी मूवमेंट में। So this shape helps them move inside water. Fish have slippery scales. Scales होता है slippery scale, आराम से पानी का एक बूंद डालोगे वो फट से नीचे उतर आएगा फिसल के। Slippery scales on their bodies. मछली को पकड़ोगे तो भी वो फिसल के चले जाएंगे। So these scales protect the fish and also helps in easy movement through water. मछलियों की सुरक्षा के लिए और पानी में आसानी से आने जाने के लिए ये स्केल उन्हें मदद करता है। We discussed in chapter 8 that fish have that fins, fins भी होते हैं, छोटे छोटे पर होते हैं, that helps them to change directions and keep their body balanced in water. Gills, मैंने नाम लिया था गिल्स का। यस सर, Gills present in the fish helps them to use oxygen dissolved in water, correct? यस सर, दोबारा से मत भूलना, याद रखना, मछलियों में गिल्स पाया जाता है जो उनको ऑक्सीजन इनटेक और इनहेल करने में मदद करते हैं। तो ये तो था, ये सब पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हो मछलियों में क्या क्या पाया जाता है। कैमल में देखे, अब मछलियों की बात कहा गया, उनका शेप स्ट्रीमलाइन शेप होता है, उनके बॉडी में स्लीपर स्केल पाए जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। हम लोग ये भी देखे कि उनके फिन होते हैं, फिन उनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं, फिन और टेल दोनों। और हम लोग देखे उनके बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं जिससे वो लोग ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर का। समझ में आया फिश के बारे में? यस सर। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। We see that the features of a fish helps to live inside water and the features of a camel helps it to survive in a desert. ये बात भी समझ में आ गया। जो बनावट मछली में पाया जाता है वो पानी वालों के लिए है, पानी में रहने के लिए, और जो बनावट कैमल में पाया जाता है वो डेजर्ट में रहने के लिए है, ताकि डेजर्ट में वो लोग सरवाइव कर सकें। तो दोनों में बहुत फर्क पाया जाता है। ओके, यस सर। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, जिसे हम लोग घर भी कह सकते हैं, ए होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। तो यहाँ पे देखो उसका ब्रॉड मीनिंग बताया गया। पहले तो हम आपको समझाए कि जहाँ पे वो लोग लिव करते हैं, लाइव करते हैं, वो होता है हैबिटेट। बट वो लाइफ जहाँ पे करते हैं वहां पे उन लोगों को क्या मिलना चाहिए? वहां पे उन लोगों को फूड भी मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए। ये 4 फंडामेंटल्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के Yes, लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं ये। उनको भोजन चाहिए, फूड, पानी चाहिए, एयर चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। इतने के साथ साथ कुछ और भी उनको सुविधा हैबिटेट देता है ऑर्गेनिज्म को। तो क्या क्या सब देता है आगे देखेंगे, बस यहाँ पे इतना समझना है कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको इजीली फूड, वाटर, एयर, शेल्टर मिलना चाहिए। ओके, अब Yes, देखो sir. यहाँ पे, तो वो जो जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह में केवल एक ही जाति या एक ही प्रजाति या एक ही जीव रहेगा ऐसा नहीं है। वहां पे several kinds of plants and animals live in the same habitat. एक हैबिटेट में कई प्रकार के पौधे और जीव दोनों रह सकते हैं वहां पे। several kinds of
plants and animals both can be found in the same habitat. Habitat clear? Yes, sir. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. Yes. तो यहाँ पे एक तरह का हम लोगों को मिल गया टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में रहते हैं, Yes, जमीन में, तो उनको हम लोग कहेंगे टेरेस्टेरियल, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. Some examples of terrestrial habitats are forest, grasslands, deserts, coastals, and mountain regions. All these are found in above the earth surface or land. क्या क्या एग्जाम्पल फिर से दोहराते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स ये मैदान, डेजर्ट्स रेगिस्तान, कोस्टल खाड़ी, माउंटेन पहाड़ी. ये समझ में आया सब? yes, sir. On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats. So we got two type of habitats. First one is your terrestrial, and the second one is now we have got aquatic habitats. Aqua means water. So the plants and animals who live in water are called aquatic animals or plants. उस हैबिटेट को बोलेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स. ओके, एक्वाटिक हैबिटेट्स क्लियर? एग्जांपल देखते हैं. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स. पॉन्ड्स होगा कि नहीं? Yes, sir. और वेल होगा कि नहीं? Sir, well भी होगा. स्ट्रीम होगा कि नहीं? Sir, stream भी. यस, जहां जहां पे पानी होता है और पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु जहां पे रहते हैं वो हैबिटेट हो गया आपका एक्वाटिक हैबिटेट्स. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grassland, deserts, coastals and mountains regions located in different parts of the world. तो ये जितने भी नाम लिए यहाँ पे सबके सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं. अभी वाले जो नाम लिए सबके सब टेरेस्ट्रियल होने के बावजूद क्या हो रहा है, होने के बावजूद इन सब में वेरिएशंस पाया जाता है. वेरिएशन मतलब क्या समझाए थे आपको? Sir, अलग अलग. यस, अलग अलग यानी कि डिफरेंशिएशन, अलग अलग भिन्नताएं, क्या क्या भेद पाया जाता है अलग अलग. तो देखो, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. यस, सबसे बड़ा वाला हम लोगों को मिला जो फॉरेस्ट है या रिवर है या भी जो भी है उसको हम लोग एक हैबिटेट बोले. Yes, sir. हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं, उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे. कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. The non-living such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. Very important things. हैबिटेट में हम लोग दो तरह के कंपोनेंट पाए. एक हो गया बायोटिक जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दूसरा हो गया एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, आपका पत्थर वहां पे पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, सॉइल पाया जाएगा, एयर पाया जाएगा. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स उस हैबिटेट में मौजूद हैं उनको एबायोटिक कहेंगे, और जिनके जितने लिविंग थिंग्स है बायोटिक कहेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, आपका फंजी हो, जो भी हो. बायोटिक एबायोटिक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड. अच्छा बताओ तो, अगर बायोटिक एबायोटिक क्लियर हो गए तो सनलाइट क्या होगा? सनलाइट और हीट बायोटिक है कि एबायोटिक है? Sir, यस. biotic, sir. अरे सनलाइट में लाइफ पाया जाता है क्या? लाइफ जीवन होते हैं उनके में? No, sir. तो क्या होगा? Abiotic. देखे, ठीक, अभी क्लियर है. जबकि हम आपको समझाए थे Yes, यहाँ पे बायोटिक मतलब वह होता है जितने भी देखो यहाँ पे द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओनली प्लांट्स
एंड एनिमल्स। तो सनलाइट तो प्लांट भी नहीं है कि एनिमल्स भी नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, ये बायोटिक होगा ही नहीं। और नॉन लिविंग थिंग्स Yes. जिनके में जीवन पाया नहीं जाता, उनको हम लोग, हीट एक सेंसेशन है, हम लोग बस इसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसका कोई जीवन भी नहीं होता। सनलाइट देख सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं, इसके सहारे हम लोग देखते हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो बायोटिक एबायोटिक क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हमें पता है जो कुछ पौधे कहाँ से उगते हैं, सीड से। Let us look at some abiotic factor and their effects on seeds as they grow into young plants. तो देखो, एक सीड में जीवन होता है, सीड से पौधा निकलता है, सो सीड इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। Yes, sir. तो उसके लिए, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी सपोर्ट चाहिए होता है, बिना उसके ये सीडलिंग नहीं हो सकता, उससे नया पौधा नहीं बन सकता। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो एक्टिविटी 2, पढ़ो तो यहाँ से। Yes, sir. Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seed. When seeds turn into a sprout, it is said as have germinated. Germinated. This is the beginning of life of a new plant. Collect some dry moong. ठीक है, समझते चलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 5 को याद करने के लिए बोला है। उसमें हम लोग क्या किए करवाए थे, वहां पे स्प्राउट्स निकलवाए थे, मतलब मूंग से या चना का स्प्राउट निकला था वहां पे, जिससे फिर बड़े होकर Yes, sir. पत्तियां होता है, पत्तियों से पूरा वो पौधा बन जाता है वो। सो व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट, जब ओनली सीड रहता है, ओनली सीड से जब उससे स्प्राउट निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जर्मिनेशन, और स्प्राउट निकल गया तो जर्मिनेटेड। ओके, तो ये जो शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। ये जर्मिनेशन हुआ मतलब समझ जाना कि इसमें भी एक लाइफ का स्टार्ट हो गया, लेकिन जब तक सीड है हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते ये इसमें लाइफ है या नहीं, क्योंकि इसको तो आप दाल बना के खा लेते हो ना। Yes, sir. तो जर्मिनेशन समझ में आया, जर्मिनेशन से जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड होगा तब जाके लाइफ स्टार्ट, बिना जर्मिनेशन के लाइफ स्टार्ट नहीं होगा। कलेक्ट सम Yes, ड्राई sir. मूंग सीड्स, सूखा वाला कुछ मूंग का जो बीज है उसको कलेक्शन करना है। 20 to 30 seeds aside and soak the rest in water for a day. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water 3 to 4 days. Do not disturb the dry seeds, and those submerged in water, keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surrounding, say in a refrigerator or ice around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 conditions germinated uniformly? Do you find slower or no germinations in any of these? तो सीधी बात बोला है यहाँ पे, आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला कि हम लोग 20 से 30 बीज ले लेंगे और उसको पानी में डाल देंगे, सोक पानी में डाल देंगे। और सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, देखो यहाँ पे सुन रहे हो, Yes, sir, सुन रही हूँ। कुछ ड्राई मूंग लेना है, कुछ यहाँ पे कितना लेना है नहीं बोला है, सम ड्राई मूंग सीड्स लेना है, उसमें से 20-30 को अलग रख लेना है, 20-30 को अलग एसाइड एक तरफ, और बाकी जो बचे उनको पानी में डालना है, सोक यानी कि पानी में भिगो देना है ताकि वो सोख ले। ओके, कितना दिन के लिए, 1 दिन के लिए पानी में डालना है। समझ में आया क्या करना है यहाँ तक?
Yes, sir. अब जो पानी में डाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, एक दिन जो पानी में भिगो के रखे थे उसको कितने पार्ट में डालेंगे? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में। अब उसमें से एक पार्ट को क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, पूरी तरह से पानी में डुबा के रखेंगे। कितना दिन तक? 3 से 4 दिन तक। ओके, Yes, पहला sir. वाला कंडीशन क्लियर? पहला वाला कंडीशन है पूरी तरह से सबमर्ज इन वाटर, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। Yes, sir. तो हम लोग 2 कैटेगरी का मिला। एक कैटेगरी में मिला ड्राई सीड, 20 to 30 ड्राई सीड लिए थे। सेकेंड में आपका सबमर्ज इन वाटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड इन ए सनी रूम, जहां पे धूप आता हो, धूप जहां पे अच्छी तरह से आता हो ऐसे रूम में डालेंगे, सनी रूम में। ओके, हेलो, Yes, sir. कितना कंडीशन मिला? Sir, बोलो। 4 थ्री conditions, sir. थ्री मिला है अभी तक। 1 मिला है Yes, आपका sir. ड्राई, सेकंड मिला है अंडर वाटर, थर्ड मिला है अंडर सन, सनी रूम, Yeah. एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजियन लाइक ए कपबोर्ड। और चौथा वाला जो पार्ट है इसको पूरी तरह से अंधेरे में रखना है। कपबोर्ड में रखो, बॉक्स के अंदर में रखो, कहीं पे अंधेरे में रख लो, कंप्लीटली डार्क। कीप द लास्ट Yes. पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और जो 5वां वाला हिस्सा है उसको फ्रीज में रखोगे, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी मौसम में। Yes, sir. तो सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, डेली 3 से 4 दिन तक रखना है। डेली उसके पानी को बदलेंगे, रिंज यानी कि अच्छे से धो लेंगे, रिंज यानी कि धोना। टेस्ट ट्यूब, बीकर, फनेल, ये सबको रिंज करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल में जितने भी औजार यूज होते हैं, टूल्स, उस सबको रिंज करना पड़ता है, एल्कोहल से, सैनिटाइजर से, सबसे। तो रिंज यानी कि साफ सफाई। तो हम लोग अच्छे से उस पानी को बदल बदल के साफ कर लेंगे। रिप्लेस द वाटर एवरी डे। सो व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा? करोगे तब तो जानोगे। Yes, करोगे? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. ओके ओके, इधर देखो। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो ये जो 5 अलग अलग हम लोग कंडीशन लिए हैं, तो क्या सभी में जो सीड लिए थे वो बराबर से उगे हैं क्या? बराबर से उगेंगे सब में? No, sir. नहीं उगेंगे। तो हम लोग तो बिना किए इसको जान लिए। सो डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस? क्या ऐसा भी कुछ हुआ क्या, कहीं पे बिल्कुल ही जर्मिनेट नहीं हुआ है, या फिर एकदम धीरे धीरे वो जर्मिनेट हो रहा है? बोलो तो, कहाँ पे बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होने का चांस है? Sir, in freezer. यस, और Sir, in dark room. डार्क रूम में तो होगा। जो ड्राई सीट लिए थे ना, सूखा वाला, Yes, sir. हम लोग अपने बर्तन में या बोरी में डाल के रखते हैं, उसमें से जर्मिनेशन होता है क्या? No, sir, नहीं होगा। हाँ, तो ड्राई सीट में नहीं होगा और एक रेफ्रिजरेटर में नहीं होगा। सोनी रूम, डार्क रूम में मे बी और मे नॉट बी, स्लोअर होगा। ठीक है, और जो वाटर में डुबा के रखे हो ना, वो बहुत तेजी से होगा, फास्ट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. do you realize that abiotic factor like air, water, light and heat are important for the growth of plants? In fact, abiotic factors are important for all living organisms. तो ये एक्टिविटी से हमें यह समझ में आया, नॉन लिविंग थिंग्स, जो रॉक्स, सॉल्ट्स, योर सॉइल, योर वाटर, एयर, ये सब भी जरूरत होता है लाइफ प्रोसेस के लिए।
जो सीड अच्छे से पानी, हवा, सन सबको ले पाया, वो सीड जल्दी जर्मिनेट होगा, मतलब वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ओके, बस यही इसी बात को बोला है इसमें। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो यहाँ पे, we find that organisms exist in very cold as well as very hot climates, isn't it? So how do they manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. अभी हमने देखा जो 5 कंडीशन, उसमें से रेफ्रिजरेटर में हम लोग अपना ओपिनियन रखे कि वहां पे नो जर्मिनेशन फाउंड, तो एकदम ठंडे इलाके में जर्मिनेट नहीं हो सकता, यानी कि लाइफ वहां पे लाइफ का होना बहुत डिफिकल्ट है, नो चांस है। Yes, sir. तो जहां पे ठंडी इलाके में, जैसे पोलर बियर कहाँ पे पाया जाता है, Sir, ठंडी इलाके में नॉर्थ पोल। और क्या पाया जाता है ठंडी इलाके में? Sir, penguin. यस। तो वो लोग कैसे रह लेते हैं वहां पे? उनका जो शरीर है ना, ठंडे इलाके में रहने के लिए बना है, उसको हम लोग कहेंगे एडाप्टेशन। क्या बोलेंगे? हेलो, Yes, sir. ठंडी इलाके में रहने के लिए उनका जो बॉडी बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? Sir, एडाप्टेशन बोलेंगे। एडाप्टेशन, जैसी adaptation. स्थिति में वैसी उनका शरीर का बनावट हुआ है। ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। इसमें तो हम Yes, लोग sir. एक छोड़े हैं, देखो एक ये वाला छोड़े हैं, इसको पढ़ लेना। Yes, sir. नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना, फिर समझा देंगे। Yes, sir. तो एडाप्टेशन क्या है देखो, adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor or a region also change very slowly. तो ये जो एडाप्टेशन है ना, आप कुछ समय के लिए पानी के अंदर में रह लोगे, ओके चलो चलो मानते हैं 2 घंटे तक भी रह सकते हो, तो क्या है, आप एक्वाटिक एनिमल हो गए? Yes, sir. नहीं हुए। 2 घंटे तक या 2 दिन तक भी वाटर में रह लोगे तो भी आप एक्वाटिक एनिमल का प्रॉपर्टी नहीं बियर कर सकते। तो ये एक स्लो लेंथी प्रोसेस है। Those organisms which cannot adapt to the changes die, जो इसको सहन नहीं कर सकते, अपने परिवेश में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द एडॉप्टेड वन सर्वाइव, और जो रह जाते हैं उन्हें ही सर्वाइव करना पड़ता है, उस मौसम को झेलना होता है उन्हें। ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। हम लोगों को बहुत सी ऐसे कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनसे एडॉप्ट होना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, उस फेस करने के प्रोसेस को सर्वाइव कहते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे बने रहें। तो अलग अलग तरीके से हम लोग सरवाइव करते हैं। जैसे हम लोगों को ठंड सहन करने की क्षमता नहीं है बॉडी में, तो हम लोग अपना स्वेटर, अपना कंबल, अपना घर बना के रखें, है कि नहीं? Yes, sir. तो जो लोग सहन नहीं कर सकते ठंडी में, वो लोग मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए एडेप्टेशन हुआ। और क्या है देखो यहाँ पे, दिस रिजल्ट्स इन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो ऐसे बहुत ही किस्म, बहुत ही प्रकार का आपको एडेप्टेशन देखने को मिलेगा अलग अलग हैबिटेट्स में। तो सबका तो नहीं देख पाएंगे, जितना इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है बुक में सब उनका देखेंगे। Let us look at some habitats, understood the abiotic factor and the adaptations of animals in these habitats. तो यहाँ पे देखेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या रिलेशंस है। तो ये बायोटिक एबायोटिक क्लियर हुआ? Yes, sir. एक बार खुद से पढ़ना बढ़िया से, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, फिर भी पढ़ना इस बुक को, बार बार पढ़ना, समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। देखो आगे बढ़ते हैं।
ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में हम लोगों को यात्रा करना है। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हेलो, Yes, sir. देखो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पहले डेजर्ट्स के बारे में बोला गया है। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बारे में आपको तो आइडिया होगा। Yes, sir. यहाँ से रीड करो तो, वी डिस्कस है। We discuss the abiotic factors of a desert and adaptation of in camel. What are other animals and plants that are found in desert? Do they have same kind of adaptation there? There are desert animals like rat and snake which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. Figure 9.5 shows same tropical plants that grow in desert. How are these adapted to the desert? हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसलिए बोला है डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट। एबायोटिक आपको समझा दिए हैं, जितने भी रॉक्स है, वाटर है, मिनरल्स है, एयर है, ये सबको एबायोटिक बोलेंगे, जिनमें लाइफ नहीं होता बट हैबिटेट में मौजूद होते हैं। Yes, तो sir. ये क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड द एडाप्शन। एडाप्टेशन मैंने आपको समझाया था, एडाप्टेशन यानी कि हमारे शरीर की बनावट, हमारे शरीर क्या है, उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए जो चेंजेस लाता है ना, वो होता है एडाप्शन। सुन रहे हो? Yes, sir. तो डेजर्ट में सबसे कॉमन एनिमल जो पाया जाते हैं वो होता है कैमेल्स। कैमेल्स आप तो राइड भी किए हो ना? Yes, sir. जब कैमेल राइड किए तब आपको कुछ अजीब सा बदबू महसूस नहीं हुआ कैमेल से? So, कैसा? कैसे? चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी कैमेल राइड करोगे तो एक बार कैमेल से जो आता है ना एक टाइप का बदबू, उसको बस आपको अंडरस्टैंड करना है। आई एम नॉट सेइंग यू टू इनहेल दैट वन। मतलब उनके शरीर Yes, sir. से क्या है ना, जैसे हम लोगों को पसीना आता है तो पसीने से जो बदबू आता है वैसे बदबू कैमेल से भी आता है। मेरा कहने का मतलब है उसका वाटर लॉस बहुत कम होता है। Yes, sir. और एक वहां पे, हाँ कैक्टस भी देखे थे ना, वो कहाँ पे था, एक दो बार हम लोग देखे थे। Yes, sir. तो ये कैमेल एंड कैक्टस ये दोनों कॉमन है डेजर्ट में, क्योंकि उनका बनावट ऐसे हुआ है वहां पे रहने के लिए। Yes, sir. तो इन दोनों को छोड़कर और क्या क्या पाए जाते हैं डेजर्ट में, ये पूछा है हमको। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? Yes, sir. The cactus.
एक मिनट, ये इधर चला गया, एक मिनट, आ गया। तो यहाँ पे व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में और क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में क्या कह के बोला है ये। तो सबसे पहले हम लोग कैमल का देखे थे ना, यहाँ पे कैमल का ऊपर में दिया हुआ था कि उसमें क्या क्या एडप्शन होता है, लंबे लंबे पैर होते हैं, उसका चमड़ी मोटा होता है, यहाँ पे था ना स्टार्टिंग में, ये रखो यहाँ पे। Yes, sir. कैमल का देखे थे और फिश का देखे थे, फिश का देखे थे, Yes, sir. और ये कैमल का है। Keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry. They do not sweat. ठीक, ये सब था उसका। ये सब क्या है? उसका एडप्शन है, एडप्टेशन। There are desert animals like rats and snakes. तो कैमल को छोड़ देने के बाद नेक्स्ट जो एनिमल्स पाया जाता है वो होता है रैट्स, और एक तरह का होता है स्नेक्स। ये भी डेजर्ट में पाए जाते हैं। कैमल का तो लंबा लंबा पैर होता है, इसलिए वो जो रेगिस्तान जो बालू है, बालू के गर्मी से वो दूर रहता है। लेकिन इनके तो पैर ही नहीं होते स्नेक्स के, रेड का होता है, तो वो तो जमीन पे रेंगते हुए जाता है। तो Yes, इनको गर्मी तो लगता होगा ना, बहुत गर्मी लगता होगा। Yes, sir. So there are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. So to stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows. burrow यानी कि गड्ढा। क्या बोलते हो? चूहा कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। बिल समझते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. डीप इन द सेंट, बालू के गहराई में वो लोग बरो करके रहते हैं, गड्ढा खोद के रहते हैं ताकि वो लोग गर्मी से बच के रहें। स्नेक्स एंड रैट, दीज एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। ये सिर्फ रात को निकलते हैं जब उनका एनवायरमेंट कूल हो। फिगर 9.5 shows some typical plants that grow in deserts. How are these adapted to the deserts? देखेंगे। ये देखो पौधा, कुछ पौधों के बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे ये प्लांट्स, ये कैसे रह लेते हैं डेजर्ट में, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या क्या के बारे में जाने? डेजर्ट के कैमल के बारे में जाने, रैट और स्नेक के बारे में जाने। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. समझ आ गया। एक्टिविटी 3 क्या है? एक्टिविटी 3 Yes, sir. क्या? So bring a potted cactus and leafy plant in the classroom. Tie polythene bag to some parts of two plants as was done for figure activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plants. स्टॉप। तो यहाँ पे हमें एक गमले में लगाया हुआ एक पौधा लेके आना है, कैक्टस का एक पौधा, और एक पौधा लेके आना है जिसका पत्तियां हो, लीफी प्लांट। ओके, ये क्लासरूम को लेके आना है, यानी कि दो पौधा, एक कैक्टस का, एक लीफी प्लांट का। ठीक है, आप क्या करेंगे? पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन झिल्ली लेंगे, पन्नी, पॉलीथीन बैग लेंगे, और उस पौधे के कुछ हिस्सों को, दोनों पौधे के कुछ हिस्सों को, सम पार्ट को क्या करेंगे? ढक देंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. जैसे हम लोग ट्रांसपिरेशन में किए थे।
वाटर वेपर आया था वहां पे, तो वो कहाँ से आया था, उनका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आया था वहां पे, एक्टिविटी 4 ऑफ चैप्टर 7 से। तो इसमें आप क्या करेंगे, ढक तो दिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, उनको छोड़ देंगे, धूप में रख के छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, 2 से 3 से 4 घंटा। सो व्हाट डू यू सी, क्या देखने को मिलेगा, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग। तो जो 2 पौधा लिए थे, दोनों पौधे को हम लोग क्या करे थे, पॉलीथीन में ढक दिए थे, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैक्टस में मिलेगा, दूसरे लीफी में भी उतना अमाउंट का मिलेगा क्या, ये पूछा है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हुआ कि नहीं, ये पूछ रहा है। क्या सोचते हो आप, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हुआ होगा? नो सर, किसमें कम? सर वो सारे में कम होगा। किसमें, कैक्टस या लीफी? सर कैक्टस। कैक्टस में कम वाटर कलेक्टेड हुआ है, कम वाटर लॉस हुआ है। Desert plants lose very little water through transpirations. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. ये important है। How the plants in desert survive? डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनके बारे में है ये। तो पहली बात ये बोला कि सबसे कम पानी लॉस होता है वहां पे, ट्रांसपिरेशन में बहुत कम वाटर लॉस होता है, इसीलिए उनका पौधों में पत्तियां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो ऐसे कांटा टाइप का होगा, इसे कहते हैं स्पाइन। कैक्टस का स्पाइन होता है कि नहीं? यस सर। जिसकी वजह से वो लोग, वो ये जो स्पाइन उनको क्या मदद करता है, रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये उनका फंक्शन है। उस कांटे का काम क्या है, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो पानी का जो खपत हो रहा है यहाँ पे, वाटर का जो लॉस हो रहा है, उसको कम कर देगा। मतलब उन्हें कम पानी में भी लंबे समय तक बचे रहने की क्षमता देता है। leaf like structure you see in a cactus is in fact its stem। लेकिन जो कैक्टस का ऐसे पत्तियां टाइप का होता है ना, ये एक्चुअली लीफ नहीं है, ये उनका स्टेम है। और ये जो कांटा कांटा होता है ना, स्पाइन्स, ये उसका लीव्स है। और जो लीफ की तरह दिखता है, दैट इज नॉट लीफ, दैट इज स्टेम। क्लियर? यस सर। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। ये ग्रीन इन कलर होता है, तो ये खाना बनाने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस। डू यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यस सर। बोलो। प्लांट से जो खाना बनाने काम सर, प्लांट्स द प्रोसेस व्हिच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड and release oxygen is called photosynthesis. Very good. The process in which the plant utilizes water, carbon dioxide and sunlight to make carbohydrate along with the liberation of oxygen, वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस। Yes, तो वो काम यहाँ पे स्टेम करता है। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ ए थिक वैक्स लेयर। एक मोम की तरह एक परत से ढका हुआ होता है, जिससे क्या होता है, which helps to retain water in the tissues of cacti। वो उसके शरीर में जो टिश्यू पाया जाता है, सेल टिश्यू पढ़ोगे इनके बारे में, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, क्लास 8-9 में पढ़ोगे। फिर टिश्यू, तो ये कैक्टस का प्लूरल कैक्टी है। इनमें जो टिश्यू पाया जाता है, पानी रिटेन वाटर, वाटर को फिर से पाने के लिए इनको, मतलब इनका एक मोटा सा, ठीक है, यानी कि मोटा सा एक मोम टाइप का कवर उसमें रहता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, दे गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। डेजर्ट में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, मैक्सिमम सबका जो जड़ है वो बहुत नीचे तक जाता है, ताकि वाटर कलेक्शन कर सके। ओके, क्लियर हुआ? हेलो, माउंटेन रीजन्स यही कहता है, देखो, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। इन सम एरियाज
snowfall may take place in winters. तो उसका क्लाइमेट, उसका एनवायरमेंट के बारे में बता रहा है ये बोला कि नॉर्मली वेरी कोल्ड, यानी कि बहुत ठंडी होता है वहां पे, एंड हवा चलते रहता है, इसे कहते हैं विंडी। और कहीं कहीं पे तो स्नोफॉल भी होता है। तो ये हमारे डायरेक्टली नॉर्दर्न इंडिया है, हिमालय साइड। Yes, sir. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? बहुत प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उस इलाके में। पिक्चर में दिखाया हुआ देखो 9.6 ये हो गया। ट्रीज ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट, ऐसे पेड़ देखे हो क्या? ये एक्चुअली क्लियरली नहीं दिख रहा है, बाकी इस तरह के इनका शेप ना ऐसे कौन शेप है। Yes, sir. हम लोगों का जो बरगद होता है, बेनियन ट्री, उसका ऐसे अम्ब्रेला शेप होता है। मैंगो ट्री, महुआ का प्लांट, ये सब ऐसे होते हैं, बट ये जो है ना ऐसे कोनिकल शेप है। तो देखते हैं आगे क्या बोला है। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen large number of sage trees. अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या कभी घूमने के लिए गए हो तो देखे होंगे ऐसे बहुत संख्याओं में पेड़ पौधे। But have you ever noticed sage trees naturally growing in other regions? ऐसा पौधा कभी नोटिस किया हो क्या कि दूसरे जगह में खुद से वो उगे हों? तो ये हम लोग तो नहीं किए होंगे शायद तक, नोटिस भी नहीं किए हैं। किए हो कभी ये वाला पौधा दूसरे जगह पे खुद? No, sir. So how are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? तो उनके रहने की जगह हैबिटेट में वो लोग कैसे रह लेते हैं? हम लोग देखे वहां पे कि वहां पे वेरी कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होता है, हमेशा हवा चलता है। तो वैसी स्थिति में वो लोग खुद को कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं वो पूछ रहा है। तो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप, ये हम आपको पहले से दिखा दिए ना। तो जो माउंटेन रीजन में जो ट्री पाए जाते हैं उनका शेप क्या होता है? हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. What is the shape of the trees which are found on mountain region? Sir, cone shape. Yes, and have sloping branches. Sloping branches, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात तो ये कि सबका कोन शेप ऐसे होगा, और ये जो उनके ब्रांच है ना ऐसे तिरछा तिरछा हुआ होगा। ओके। और जो बेनियन ट्री Yes, का, sir. मैंगो ट्री का ब्रांच है ऐसे जिगजैग में गया हुआ रहता है। तो इनका ब्रांच ना ओनली स्लोपिंग, स्लोप मतलब तिरछा, बेंड बेंड होके उसके ब्रांच आगे बढ़े रहते हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर नीडल लाइक, इसको भी याद रखना। इनके जो पत्तियां होते हैं ना ऐसे नीडल लाइक होते हैं, लंबे लंबे धार नुकीले वाले होते हैं। This helps the rainwater and snow to side up easily, slide up। बारिश की बूंदें गिरता है या स्नोफॉल इसमें होता है तो इजीली वो खिसक जाता है नीचे, इसलिए नीडल लाइक शेप होता है उन ट्रीज के लीव्स। There could be trees with shapes very different from these that इनसे भी अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि also present in mountains. They may be have different kind of adaptations to survive on the mountains. तो ये तो कोनिकल शेप्ड प्लांट के बारे में बोला, जिनका जो लीफ है वो नीडल लाइक रहते हैं, और हाँ ब्रांच स्लोपिंग ब्रांचेस होता है। तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने। दूसरे भी प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, पढ़ेंगे आगे दिया हुआ होगा तो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there। जिस तरह इस पेड़ में हम लोग देखे कि वो बाकी पेड़ से अलग होता है, कौन शेप होता है, नीडल लाइक का उसका लीफ होता है, फिर हम लोग देखे कि उसका ब्रांच स्लोपिंग होता है, ऐसे एनिमल में भी वेरिएशन पाया जाता है।
दे हैव थिक स्किन, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनका चमड़ी मोटा होता है। फॉर, यानी कि ये इसको फॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर मतलब जो उनके सर पे जो, शरीर पे जो टोटल, उसका हिंदी वर्ड क्या है फॉर का? क्या बोलते हो? नहीं पता। एक मिनट रुको, हम पता कर देते हैं। फॉर मतलब होता है, फॉर बता रहा है इसको, ऐसे ही बोलते हैं, बोल रहा है डिक्शनरी में भी। बाकी मैं बता दूं, फॉर मतलब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है, रोआ लिखा है, मतलब वो जो शरीर में जो पूरा बाल होता है ना, उसको फॉर कहते हैं यहाँ पे। ये Yes. बिल्ली का पूरा शरीर बाल से ढका हुआ रहता है, शेर का भी ढका हुआ रहता है, तो वो जो बाल है ना, उसको फॉर कहते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला एनिमल्स में। माउंटेन रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला। एक हो गया उनका स्किन थिक होता है, दूसरा हो गया उनका फॉर होता है जो उन्हें ठंडी से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक, याक तो समझे होगे, जाने होगे याक क्या है? जो Yes. इसका लंबा लंबा बाल Yes, sir. होता है उसी को फॉर कहते हैं, वो उसको गर्म रखता है। स्नो लियोपार्ड, ये स्नो में पाए जाने वाले जो लियोपार्ड है उसका भी फॉर होता है, जिससे जिससे वो ठंडी से बचा हुआ रहता है। थिक फॉर ऑन इट्स बॉडी। ये देखो, ये स्नो लियोपार्ड है, ये याक है। और एक यहाँ पे है देखो, ये गोट है, ये पहाड़ियों में पाए जाने वाला गोट, माउंटेन गोट। उनके, देखो यहाँ पे सेंटेंस था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए थे। स्नो लियोपार्ड है थिक फॉर, मोटा उनके बाल होते हैं। ऑन इट्स बॉडी, उनके पूरे शरीर में। नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, पाँव में और अंगूठे में भी इनका बाल पाया जाता है, जिससे उनका पूरा बदन गर्म रहता है। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन स्नो, जब वो लोग स्नो में चलते हैं तब वो उनके पाँव को ठंडी ना लगे, इसलिए वो व्यवस्था बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं एडप्शन, एडाप्टेशन। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। हूव्स, अब क्या है यहाँ पे? हूव्स मतलब क्या है? माउंटेन गोट, पहाड़िया वाला जो बकरी होता है ना, जो बकरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग हूव्स होता है। हूव्स मतलब समझते हो कि? Yes, sir. बकरी देखे हो? Yes, sir. गांव वाला बकरी है ना? Yes, sir. अच्छा, गाय बैल तो देखे होंगे अच्छे से। Yes, sir. उनके पैर में छोटे से लकड़ी टाइप का, जैसे, अब कैसे बताएं, देखो ये जो पैर होता है ना गाय बैल का, ऐसे टाइप का होता है उसका चिन्ह। ये ना इसको खूर बोलते हैं। पाँव का जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा में ये पाया जाता है, लकड़ी टाइप का होता है ये, इसे बोलते हैं हुप्स, या फिर इसे हिंदी में खूर कहा जाता है। हर Yes, किसी sir. जानवर के पाँव में ये पाया जाता है ताकि इनके पाँव को सुरक्षित रख सके, नहीं तो ये लोग गोड़ी या फिर पत्थर या कोई कांटा चुभ जाएगा ना, तो नहीं चुभेगा, कह के ये लकड़ी टाइप का होता है, ये वेरी स्ट्रांग होता है हुप्स। तो ये हुप्स, जंगली जो बकरी है, पहाड़ी बकरी, उसका हुप्स वेरी स्ट्रांग होता है, जिससे वो आसानी से पत्थर में भी, ढलान में भी चल सकता है वो। समझ में आया हुप्स और ये माउंटेन गोट? Yes, sir. As we go up in the mountainous region, the surrounding change and we see different kinds of adaptations at different heights.
पहाड़ियों की अलग अलग ऊंचाइयों में अलग अलग तरह के एनवायरमेंट होता है, तो अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल्स भी दिखाई देता है। ठीक है, बस Yes, इतना sir. बोला है। तो ये तो था माउंटेन रीजन्स में हम लोग स्नो लियोपार्ड और माउंटेन गोट और जो प्लांट था कॉमन प्लांट उसके बारे में बोला है ये। अब देखेंगे ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड में क्या होता है देखो, a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. ग्रासलैंड में जो एनिमल पाया जाता है स्पेशल एनिमल वो होता है लायन। तो ग्रासलैंड में लायन पाया जाता है, नॉट ओनली ग्रासलैंड बट ऑल्सो इन फॉरेस्ट। हमारे तरफ के जंगल में लायन Yes, नहीं पाया जाता। ये लायन ना बहुत कम संख्याओं में रहते हैं। ये साउथ अफ्रीका अमेरिका उस साइड के ग्रासलैंड में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये डियर जैसे एनिमल को हंट करते हैं, शिकार करते हैं, कील मारते हैं और खाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। हम लोग को बस इसमें समझना है कि लायन कहाँ पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं। ये किनका शिकार करते हैं, ये डियर का शिकार करते हैं। क्लियर? yes, sir. It is light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer. लायन हल्का सा ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन। चित्र में देखो 9.8 में दिया हुआ है, बोल रहा है ये देखो, ये लायन है ये डियर है। रियल में देखे हो दोनों को? No, sir. अरे जू में तो रखे हैं। नंदन कानन गया हो कि नहीं, भुवनेश्वर वाला जू? सर बहुत छोटे थे तब गए थे। आपके बिलासपुर के पास भी एक तो है, वहां भी एक जू है। सर वहीं वाला गए थे। बिलासपुर वाला कि नंदन कानन वाला? सर नंदन वाला। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो चले जाना, बहुत वेराइटीज है वहां पे। अच्छा ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, लुक एट द पिक्चर, ये देख लिए। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। इन दोनों के जो आंख है ना हम लोगों की तरह होता है, देखो सामने वाला, लेकिन जो गाय बैल भेड़ बकरी होता है वो दोनों साइड में होता है, इधर एक तो उधर एक। लेकिन इनका देखो बिल्ली जैसे तो होते हैं पूरा, टाइगर लायन। आर दे इन द फ्रंट और इन द साइड ऑफ द फेस? लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज। क्लॉज यानी कि जो पंजा, उसे क्या बोलते हैं, पंजा ही तो बोलते हैं, पैर Yes, वाला sir. पंजा। क्लॉज लंबा पंजा होता है। इन देयर फ्रंट लेग्स, आगे वाले दोनों पैर में होते हैं बड़े बड़े। दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज, मतलब अंदर की तरफ इसे वो लोग ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। डू द फीचर्स ऑफ ए लायन हेल्प इट इन एनी वे टू, ये जो लायन के फीचर्स होता है वो क्या करते हैं, एनी वे टू सर्वाइव। तो लायन का हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले देखे कि ये स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, दूसरा नंबर देखे कि ये ब्राउन इन कलर होता है, तीसरा नंबर देखे आई जो है वो फ्रंट में होता है, फ्रंट में पाया जाता है आई। एंड फोर्थ नंबर देखे कि इनके पास लॉन्ग क्लॉज होता है जो कि ओनली फ्रंट लेग्स में ये अंदर हो, मतलब पाए जाते हैं लॉन्ग क्लॉज, और उसे वो अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं आसानी से। तो ये तो था आपका एडेप्टेशन ऑफ लायन इन माउंटेन रीजन। ठीक है, तो सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. इसका कलर जो ब्राउन होता है वो उसको क्या क्यों ब्राउन हुआ है देखो, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे।
प्रे यानी कि शिकार, जब एनिमल्स का वो शिकार करता है खुद को छुपाने के लिए, सूखे घास ब्राउन कलर के ग्रास में खुद को छुपाने के लिए झाड़ियों में, वो उसका वो हेल्पफुल होता है, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर। The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. और जो आंख सामने में होता है वो उसको कौन से काम में हेल्प करता है? सामने में आंख होता है इसलिए वो शिकार का सही जगह, the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. शिकार का सही जगह वो पता करता है और अटैक कर सकता है वो। अब दोनों तरफ एक एक आंख होगा तो कैसे देखेगा वो? जैसे आपका ये हो गया, गाय बैल ऊंट जितने भी होते हैं ना, उनका जो आंख होता है दोनों साइड होता है, एक साइड इधर एक साइड उधर। लायन के बारे में समझ में आया? Yes, sir. अब डियर के बारे में देखते हैं। A deer is Yes. another animal that lives in forest and grassland. पहले वाले में देखे कि लायन दोनों जगह रहता है, फॉरेस्ट में भी रहता है, ग्रासलैंड में भी। अब डियर भी देखे, वो भी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में पाया जाता है। It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. इसका दांत बहुत मजबूत होता है, इसका टीथ बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? ताकि वो किसी भी पौधे के स्टेम को, स्टेम यानी कि तना, स्टेम को चबा के खा सके। वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ होता है डियर का। Yes, sir. और क्या होता है देखो, a deer needs to know about the presence of predators, animals like lion that make it their prey, in order to run away from them and not to become their prey. डियर को ना अपने शिकारियों से बचना होता है। प्रीडेटर यानी कि शिकारी, प्रे यानी कि शिकार। दोनों का वर्ड समझे कि नहीं? प्रे यानी कि शिकार, जिसे मारने वाले हैं, और जो मारता है उसे कहते हैं प्रीडेटर। तो ये चौकन्ना रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है ताकि वो उनसे बच सके। इट हैज लॉन्ग ईयर्स, इसलिए उनका लंबा लंबा कान होता है जिससे वो किसी का भी हलचल, किसी भी शिकारियों का हलचल जान सके। The eyes on the side of its head allow it to look in all direction. उनके सर में जो आँख पाया जाता है वो सभी दिशाओं में देखने के लिए हेल्प करता है वो। Helps them to run away. और हाँ, एक और है, the speed of the deer helps them to run away from the predators. बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं जिससे वो अपने शिकारियों से भाग सके। तो ये तो था ये पैराग्राफ डियर के बारे में। क्लियर हुआ डियर? Yeah. देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आपका ये बहुत एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, तो इनके में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है वो सब देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके गुण, क्या क्या उनके व्यवहार, कैसे बर्ताव करते हैं, ये सबको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो Yes, sir. we went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. So in activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. So let us think of examples from a forest. Trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms, and moss may be only some of the objects that are present in the forest. So which of these are living? इसका आंसर इजीली कर पाओगे? हेलो Sir, कैसे? इसमें बोला जितना एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा, क्या से शुरू हुआ? यहाँ से ट्रीज, क्रीपर्स, क्रीपर्स यानी कि बेल, जो लताएं, Yes, sir.
स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, छोटे बड़े जीव, पक्षी, सांप, कीड़े, पत्थर, मिट्टी, पानी, हवा, सूखी पत्तियां, मरे हुए जानवर, ये मशरूम, मॉस, ये सब में से कौन कौन सा व्हिच ऑफ दीज आर लिविंग, कौन से सजीव हैं, जीवित हैं, मतलब सजीव हैं, और कौन कौन से निर्जीव हैं। जिनमें लाइफ पाया Yes, sir. जाता है वो लिविंग हो गए, जिनमें लाइफ नहीं पाया जाता वो नॉन लिविंग हो गया। So think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. इसी बात को कह रहे थे अभी। So in some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or tables are not alive. Kohli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. कौन सा है देखो ये। Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, said the table to the chair. Said the chair to the table, now you know we are not able, how foolishly you talk. When you know we can't walk, said the table with a sigh, it can do no harm to try. I have many legs as you, why can't we walk on two? तो यहाँ पे कहा गया है एक टेबल चेयर से बात कर रहा है। इज इट पॉसिबल? No, sir. तो टेबल से चेयर क्या बोल रहा है, चलो वॉक करके आते हैं। खड़े खड़े पैर में तपती आ गया ना, गर्मी आ गया, तो ये टेबल के पाँव में गर्मी आ गया ना। डू दे फील एनी सेंस? कोई भी सेंस को लोग फील कर सकते हैं क्या, जैसे सेंसेशन ऑफ योर हीट एंड कोल्ड? इट इज ऑल्सो नॉट। No, sir. तो इसीलिए यहाँ पे राइटर जो लिखा हुआ है कंप्लीट नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी कि मूर्खामी, मूर्ख मतलब गलत बात। एडवर्ड लियर ने ये लिखा है, तो कहानी में तो कुछ भी पॉसिबल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Paheli and Bhujo found the poem very funny because they knew that a chair or table is not alive and it cannot talk or walk. इसी बात को हम अभी चर्चा कर रहे थे। चेयर एंड टेबल दोनों तो नॉन लिविंग है, तो बात कैसे कर सकते हैं, वॉक कैसे कर सकते हैं? तो ये नॉनसेंस कहा गया है। इसीलिए चेयर, टेबल, स्टोन और ए कॉइन आर नॉट अलाइव। Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. So we also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. इसमें ये कहा गया चेयर, टेबल, पत्थर या जो पैसे हैं, कॉइन है, वो लोग नॉट अलाइव, निर्जीव हैं, लेकिन हम लोग और हम जैसे जितने भी लोग हैं, पीपुल, इंसान हैं, वो सब अलाइव हैं। हमारी तरह जितने भी जानवर हैं उनमें भी जीवन पाया जाता है, फुल ऑफ लाइफ, जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, ये सब में। तो ये भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. आ गया। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई कुछ मतलब वो जीवित है कि निर्जीव है? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। कभी कभी हम लोगों को तकलीफ होता है, मतलब इजी नहीं होता डिसाइड करने में कि ये अलाइव है कि नॉट अलाइव जो। तो वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट we are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon. सही बात है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? Sir, living है। तो हमारे जैसे कि कुत्ते या जो परिंदे होते हैं उनके जैसे वो मूव क्यों नहीं करते? ऑन द अदर हैंड, हाँ सुनो, दूसरे छोर पर एक कार और ए बॉस कैन मूव। एक कार या बॉस गति कर सकते हैं, स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग। पौधे जो होते हैं वो जा नहीं सकते, तो उसे हम लोग लिविंग भी बोल रहे हैं। कार और बस जो होते हैं वो जा सकते हैं, फिर भी उसे हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? पहले सुन लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। Plants and animals appear to grow in size with time.
समय के अनुसार पौधे और जीव दोनों साइज यानी कि उनके आकार में बढ़ाव होता है, ग्रो बढ़ते हैं। बट देन एट टाइम्स कुछ समय में क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। उसी समय में अगर हम लोग देखेंगे आसमान में पाए जाने वाले बादल भी बढ़ते हैं। तो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड लिविंग है? No. So how does one distinguish between living and non-living things? So do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो इसमें बस एग्जांपल में कंपैरिजन बताया है कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, कैसे डिसाइड करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया? पहले मूवमेंट को लेके लगाया गया, दूसरा ग्रो को लेके लगाया गया, तीसरा मतलब उसी बात को बताया गया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मूव करने का, ग्रो करने का, वो होगा तो क्या हम लोग उसे लिविंग बोल देंगे? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है? Yes, sir. You are a wonderful example of living beings. What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है लिविंग थिंग्स के। तो हमें क्या सब गुण पाया जाता है उसी बात को बोला है। लिस्ट a few these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, so which may also be found in animals and plants. ये चैप्टर आप पढ़ चुके ना स्कूल में? Sir, yes, sir. तो बताओ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स में जो लिस्ट किए हो। यहाँ पे तो करने के लिए बोला गया है। Sir, living things में sir plants, animals, human, sir aquatic, sir birds. I am not asking the examples of living things. Characteristics. List and mark those characteristics. कौन कौन से बर्ताव व्यवहार आप में पाए जाते हैं उनका। Sir, living things can breathe. They can, sir, grow, walk. Yes, very good. ठीक है, जो जो है आगे पढ़ेंगे। सुनो आगे पढ़ेंगे, ओके? ये करेक्ट है आप जो भी बोले हो। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। हो सके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सब में कॉमन यानी कि आम बात है, सब में पाया जाता है। जैसे कि देखो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सभी जीवों को भोजन करना अनिवार्य है? क्या उनको भोजन की जरूरत होता है क्या, खाना? In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. So we have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plant or other animals for their food. Food gives organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need energy for their life processes that go on inside them. तो ये क्वेश्चन पूछा है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? तो इसका आंसर मिला हमें यस। और ये हम लोग चैप्टर 1 एंड 2 में पढ़ चुके ना। तो फूड जो होता है हमें सभी ऑर्गेनिजम्स को किसी भी काम करने के लिए या फिर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी फूड हमें प्रोवाइड करता है। हमारे अंदर में जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये जो सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, उनके काम करने के लिए भी बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है। वो भी एनर्जी हमें फूड से मिलता है। तो फूड इज मोस्ट नेसेसरी। तो ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड टेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? इसका आंसर क्या होगा? Yes, sir. एंड व्हाई? Sir, they need nutrients, sir. न्यूट्रिएंट्स तो फूड होता है बिकॉज all the living organisms need energy which can be found from food.
Food provides us energy, Yes. so all organisms need food for their life processes and many more. पहला पॉइंट आ गया Yes. कि ये कॉमन पॉइंट हो गया कि सबको नीड फूड। पहला पॉइंट, नीड फूड इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, नीड फूड हो गया। सीक्वेंस में याद Yes, करेंगे sir. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया सब ग्रोथ शो करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ उनमें बढ़ोतरी। जैसे पहले कोई भी Yes, sir. बच्चा पैदा होता है तो ओनली 4 किलोग्राम टू समथिंग होता है, जैसे जैसे बढ़ता है उसका वेट बढ़ते जाता है। अभी के दिन में अब मेरा मैं वेट बताऊं तो नाउ आई एम 75 किलोग्राम इन वेट। So from birth maybe it is 3 to 4 or 5 kilogram, but now I am 75 kilogram in weight. So what a growth here, कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं। तो ये होता है ग्रोथ। Yes, sir. और भी बहुत सारे ग्रोथ के एग्जांपल्स देखो यहाँ पे। Does the kurta you had 4 years back, क्या आपके पास 4 साल पहले वाला कुर्ता है क्या? आपके पास ऐसा कोई कमीज है? Still fit you, क्या वो अभी भी आप उसको यूज कर सकते हो? You cannot wear it anymore, isn't it? पहले वाले शर्ट पैंट जो भी फ्रॉक या फिर जो भी आपके पास ड्रेस है उसको अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ 1-2 साल का चल सकता है, 4 साल का मुश्किल है। Yes, sir. You must have grown taller during these years, तो हो सके आप शायद बड़े हुए होंगे हाइट में, उसे टॉलर कहा जा रहा है। You may not realize it, हमें वो महसूस नहीं होता, बट एक्चुअली में हम लोग टॉलर होते हैं। But you are growing all the time and in few more years you will become an adult। अभी आप ओनली कितना एज हुआ है? 6 यानी कि 11 या 12 हुआ होगा। What is the age of you? Yes, sir. 11 years old or 12 years old? Sir, 11. 11 years old। तो अभी आपका जो हाइट है वो अभी और बढ़ेगा। Young ones of animals also grow into adults। तो देखो यहाँ पे यंग से हम लोग ग्रो होके एडल्ट बनते हैं। तो नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट ऑल्सो इन एनिमल्स। छोटे बिल्ली वो तो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं कि नहीं। जितने भी जानवर हैं, छोटा सा Yes, sir. कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, जो भी हो, वो भी बड़े होते हैं। So you would surely have noticed pups grow into adults। जितने भी छोटे हैं पॉप्स वो सब बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। A chick hatched from an egg grow into hen or a cock। चिक आपको पता है मुर्गी का बच्चा, वो बड़े होके मुर्गा या मुर्गी बनता है, हैन और या कॉक बनता है। ये एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. वैसे बहुत से है, सभी एनिमल्स का अलग अलग होता है। कीटेंस, कीटेंस किसको कहते हैं? Sir, कीटन, कीटन KITTENS। sir, बिल्ली के बच्चे को। यस। पॉपी, सर मेरे कुत्ते के बच्चे के साथ। हाँ ये सब होता है। चलो ठीक है, आपको पता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। ह्यूमन बींग्स बड़े होते हैं, एनिमल्स बड़े होते हैं, और जो पौधे हैं वो भी बड़े होते हैं। ये तो बहुत इजीली मार्क कर सकते हो, बहुत से हम लोग एक्टिविटी में देख चुके ना। Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think non-living things show growth? No. तो जितने भी सजीव हैं सब में ग्रोथ पाया जाता है। एग्जांपल्स के लिए अभी प्लांट्स को लिया गया है। अपने चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको देखना है, और 5-6 दिन बाद फिर उनको देखना है, देखना उनका साइज जो है या हाइट जो है बड़ा हुआ होगा। ये Yes, sir. कंफर्म होते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स, जब पत्थर को एक रख दोगे, पत्थर को हर दिन देखोगे, 5-6 दिन बाद देखना जितना का उतना ही है, मीन्स नो ग्रोथ फाउंड इन Yes, sir. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और पॉइंट देखेंगे हम लोग। कितना पॉइंट देख लिए?
2 पॉइंट देखे, एक पॉइंट हो गया Yes, sir. न्यू फूड, दूसरा पॉइंट हो गया शो ग्रोथ। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, ब्रेथ करते हैं, ये थर्ड नंबर पॉइंट। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? ऑब्वियसली नो, नहीं हो सकता ये। No, sir. तो व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, बाहर से अंदर हवा जाता है। तो व्हेन वी ब्रेथ आउट, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। जब इनहेल करते हैं तो बाहर से अंदर आता है, और जब हम लोग छोड़ते हैं, मतलब Yes. ब्रेथ आउट करते हैं, तो अंदर का हवा बाहर चला जाता है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेशन नहीं है, ये एक हिस्सा है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक हिस्सा है ब्रीथिंग। और ये रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, उसे हम लोग ब्रेथ इन शरीर के अंदर लेते हैं, और वो हमारे शरीर के जरिए यूज होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए होता, वो क्या होगा, वी ब्रेथ आउट, उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक, ये प्रोसेस Yes, चलता है sir. रेस्पिरेशन में। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस, ये हमारे जैसे ही करते हैं, जितने भी चौपाए हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This show movement indicates that they are breathing. ये मार्क किया हो कि कभी किसी जानवर जब आराम करते रहता है, तब उसका जो एब्डोमेन होता है वो मूव करते रहता है, चेस्ट रीजन अप एंड डाउन, मतलब वो लोग Yes, sir. ब्रेथ करते रहते हैं। डॉग में तो काफी तेजी से ब्रीथिंग होता है कि नहीं, डॉग। Yes. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. Yes, हम लोग जो नीड फूड में फूड टेक करते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस से डाइजेशन होता है, और इसी प्रोसेस से एनर्जी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं फूड से। तो समझ में आया Yes, sir. रेस्पिरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामदेव बाबा जी जो बोलते हैं ना, वो सही है, अनुलोम विलोम किया करो, करते हो, Yes, sir. गुड। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases. हम लोग देखे थे एक्वाटिक एनिमल्स में वो लोग ऑक्सीजन किसके सहारे लेते हैं, Some gills के. कौन कौन से एक्वाटिक एनिमल में गील नहीं पाया जाता, Sir, octopus. No, sir. Whale. एक और, Dolphin. यस, व्हेल्स एंड डॉल्फिन। ऑक्टोपस तो डीप सी में रहता है। Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं अभी, अर्थवर्म, देखे हो अर्थवर्म्स, Yes, sir. क्या बोलते हो उसको, Sir, केंचुआ. केंचुआ, यस करेक्ट। Earthworms breathe through their screen. Fish we have learned have gills. तो अर्थवर्म का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन, Skin, फिश का gills. The gills absorb oxygen from the dissolved in water. ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऑक्सीजन पानी में मौजूद है, उस ऑक्सीजन को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिश लोग। ओके। Yes, sir. Do plants also respire? Exchange of gases in plants mainly take place through the leaves. The leaves take in air through tiny pores, them in the use of oxygen. Acha, can you tell me what is the special name used for that tiny pores? Those tiny pores present in the leaves, they give out carbon dioxide to the air.
नो। No, sir. अब बता दो, पढ़े हो कि नहीं? What I have written here? Sir, Donata. Stomata, ये है actually stomata. STOMATA, स्टोमाटा बोलते हैं। Yes, sir. पत्तियों में जो एकदम बारीकी का छेदा पाया जाता है जिससे गैस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है स्टोमाटा। Stomach. हाँ, टाइनी पोर स्टोमाटा। We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. So the amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. So respiration in plants take place day and night. रेस्पिरेशन दिन रात चलता है और उसमें कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्ट और ऑक्सीजन का लिबरेशन यही चलता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकलने के साथ साथ वो लोग अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रूट, लीफ, फ्लावर में स्टोर होके रहता है जिसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी देख लिए। Yes, sir. क्या क्या देखे? एक हो गया नीड फूड, Need food, sir. सो ग्रोथ Sir, then slow growth. एंड Do all organisms respire? ये डू को क्वेश्चन करने के लिए है। ओके, डू मत लगाना, ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। ठीक, Yes, sir. अब एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। Yes, sir. स्टिमुली अब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेंस होता है ना, उसमें एक मैसेज Yes, पहुंचता sir. है हर एक कर। देखो, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। टच मी नॉट प्लांट देखे हो? Yes, sir. व्हाट डू यू कॉल इन योर लोकल लैंग्वेज टच मी नॉट प्लांट? Uh, In Odia, we Yes. called it as Lajapuli. Trim, yes, correct. तो उसको कभी फूंक मार के देखे हो, थोड़े से हवा करके? No, sir. ऐसे छूती हूँ. टच करने पर क्या होता है? डोंट टच मी बोलता है वो, है ना, सिकुड़ जाता है। Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? वो तो एक प्लांट है, लेकिन उसको कैसे पता चल जाता है कि आप उसको टच कर रहे हो कि हवा कर रहे हो? क्योंकि उसमें भी Don't know. रेस्पॉन्ड करने का जो स्टिमुली, जो मैसेज एक्सेप्ट करता है हमारे टचिंग से या प्रेजेंस से, वो होता है आपका स्टिमुली। उसका वो रेस्पॉन्ड करता है, वो आंसर देता है। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न? कांटा चुभ जाएगा तब क्या करोगे? व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, खाली पांव में जब चल रहे हो और आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा तब कैसे करोगे? सो हाउ डू यू फील, कैसे महसूस करोगे व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? अच्छा, Yes, sir. डू यू लाइक टू ईट टमारिन? Sir, what? Tamarind. You don't know what is tamarind? बड़े ही से इमली। हेलो हेलो, Yes, sir. मैंने आपसे कुछ पूछा और कुछ बताया भी, सुने कि नहीं? Yes, sir. तो इमली खाना पसंद है कि नहीं? Yes, sir. इमली का स्वाद कैसा होता है? Sir, खट्टा. अच्छा, उसको आप कैसे करके खाते हो? सर उसके ऊपर का जो छिलका निकाल देता है अंदर का, खाता है सर. कभी उसमें बीज. नमक और हल्का सा चीनी डाल के खाए हो? Yes, sir. सर नमक डाल के खाई हूँ.
हल्का सा चिली यूज कर लेना, हल्का सा, एकदम हल्का सा, ओनली 1 or 2 ड्रॉप। Yes, sir. कैसा लगता है? सर नहीं पता। अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी मुंह में पानी आया? Yes, sir. यस, ये होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। हमें पता है इमली का स्वाद कैसा होता है, इसलिए जब भी हम लोग इमली की बात करेंगे, खट्टापन की बात करेंगे, कैसा लगता है ये बात करेंगे, तो अपने आप मुंह में आ जाता है पानी। जैसे हम लोग ये रेड चिली को देखेंगे, तो रेड चिली का बिहेवियर हमें पता है, बहुत वो जलता है, बहुत मतलब अगर खा जाओगे तो बहुत पूरा एकदम ज्यादा वो जलेगा। तो रेड Yes, चिली sir. देखते ही हमें एक डर सा महसूस होगा और तीखापन का महसूस होगा। तो ये होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। हमारे बॉडी में किसी जगह में मच्छर काटता है, हमारे बॉडी को कैसे पता चल जाता है कि आप बिना देखे कहाँ पे मच्छर काटा है वहीं पे सीधा चांटा लगा देते हो? होता है कि नहीं? Yes, sir. ये Yes, होता है, sir. ये होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। देखो यहाँ पे और कुछ क्या एग्जांपल दिया है। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपेंस? अगर आप तुरंत ब्राइट सनलाइट मतलब एक अंधेरे अंधेरे जगह से उजाले पर चले जाओगे तुरंत, तो क्या होगा? सो व्हाट हैपेंस? योर आईज सॉर्ट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। जैसे सो के उठते हैं, कोई अचानक से लाइट जला देता है तो हमारे आंख तुरंत उसको देख नहीं पाता, हम लोग आंख मटकाते हैं फिर देख पाते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? Yes, sir. और मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट, कुछ समय उसे एडजस्ट करना पड़ता है उस लाइट में या डार्कनेस में। Your favorite food, bright light, and fun in the above situations are some examples of changes in your surroundings. So all of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जो हमारे सराउंडिंग को बदलता है, हमारे आसपास को बदल देता है, उस और उसे हम लोगों को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टिमुली। ओके, स्टिमुली समझ में आया? Yes, इट sir. इज ए फैक्टर, इट इज ए फैक्टर। ये एक फैक्टर है जो हमारे एनवायरनमेंट के में बदलाव लाता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करना ही होता है। जो अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू Yes. स्टिमुली, जैसे हम लोग बर्ताव करते हैं वैसे जानवर भी करते हैं क्या? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। हाँ, कभी किसी कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी को खाना परोसे हो? सर खुद नहीं परोसी हूँ। क्या? खुद से नहीं परोसे हो? सर नो। लेकिन देखे तो होगे ना कैसे, कितना आनंद से, कितना उत्साह से लोग उछलते रहते हैं ना कि मुझे दो कह के, ऐसे टाइप का। यस सर। बहुत हैप्पी हो जाते हैं। So do you यस सर। find them suddenly becoming active on seeing the food? खाना को देखते ही वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। So when you move towards a bird, what does it do? किसी कबूतर या किसी पक्षी के पास जाने का कोशिश करने पर वो क्या करते हैं? उड़ के चले जाएंगे? सर वो उड़ जाते हैं। हाँ, wild animals run away when bright light is flashed towards them. और जो जंगली जानवर है ना, वाइल्ड एनिमल्स, उनको अगर लाइट दिखाओगे, ब्राइट लाइट, तेज उजाला वाला लाइट, तो वो चले जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। लाइट जलाते ही कॉकरोच छुपने के लिए चले जाते हैं। So can you give some more examples of responses of animals to stimuli? ऐसे एनवायरमेंट में चेंज जिसका वो लोग रेस्पॉन्ड करें, ऐसा कोई चेंजेस का एग्जांपल और दे बता सकते हो क्या? बोल रहा है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यस सर। ऑब्जर्व करना और बताना। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? हम लोग देखे ह्यूमन बींग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स रेस्पॉन्ड करते हैं, अब प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, इसको तो मैं पहले से पूछ चुका ना आपको। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम्स ओनली एट नाइट, कुछ पौधों का फूल रात को ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ फूल सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोजा, commonly known as touch me not, leaf close or fold when someone touches them.
These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. तो ये पौधे अपने आसपास के चेंजेस को रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये कुछ है नहीं इसमें, समझ में आया रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? Yes, sir. जहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना वहां पे बोलना। मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया हूँ, मतलब जितना दिया हुआ है उतना ही समझा रहा हूँ। जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है समझने की और आवश्यकता बोलना, फिर वहां पे कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। एक्टिविटी 4 क्या करना है देखो, प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम इन a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day। दिन में एक गमले में लगाया गया पौधे वाला गमला को खिड़की से थोड़े से दूर रखना है जिसमें सनलाइट एंटर करता है, वैसे खिड़की से। कंटिन्यूइंग वाटर द प्लांट्स फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन तक हमें उसे पानी डालना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? यस। लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन? यस। नॉट द डायरेक्शन इन व्हिच इट बेंड्स। If it is not growing upright, do you think this may be in response to some stimulus? तो देखो यहाँ पे ये हो गया, पिक्चर देख रहे हो, ये हो गया विंडो। इस विंडो से सनलाइट एंटर करता है ऐसे, और यहाँ पे आप रखे हो पॉटेड प्लांट, तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इधर, ना कि इधर आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लाइट की तरफ रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. तो ऐसे सभी रेस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एक्सक्रीशन मतलब यूरिनेशन, गोइंग टॉयलेट करना, ये सब, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, काफी पढ़ लिया ना, तो कल इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। तो अभी एक काम करना, जितना अभी पॉइंट पढ़े ना, जितना ऐसे हेडिंग वाला पॉइंट पढ़े उसको नोट कर लो, और उसमें 2-2 लाइन नोट कर लो क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यानी कि नोट्स बना लो अभी। ओके, आपको तो समरी लिखने के लिए बोल दिया था ना, समरी तो लिख चुके थे, जो कि बहुत कम है, वेरी लेस। एक दो क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो, क्विक आंसर देना। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। जल्दी बोलो। सर क्या बोले? सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। लिविंग, सर। गलत। इसमें आपको 2 ऑप्शन आता है, बायोटिक या एबायोटिक। सर बायोटिक। फिर भी गलत। मतलब आप नहीं समझ रहे हो, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है। मैं टेस्ट लेते जाऊंगा तो ठीक रहेगा। मैंने आपको बताया था हैबिटेट में, किसी एक हैबिटेट में जो 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग को बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलते हैं। तो पानी, हवा, मिट्टी, पानी, हवा, इसमें कोई भी लाइफ नहीं पाया जाता। सो दीज आर एबायोटिक फैक्टर।